बुद्ध का सिद्धांत भाग 2। संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि इस दुख का निदान इसके कारण का निरोध कर किया जाए। सभी मानव प्राणी समान है। मनुष्य का मापदंड उसके गुण होता है, जन नहीं। जो चीज महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, ना कि उच्च कुल में जन। सबके प्रति मैत्री का साहर्ष्य और भाईचारे को कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भोजन की। अच्छा आचरणी विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। कोई भी चीज भ्रमातीत व अचूक नहीं होती। कोई भी चीज सर्वदा बाध्यकारी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अध्याधीन होती है। कोई वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन होती है। कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। सदैव वस्तुओं में होने का क्रम चलता रहता है। युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए ना हो तो वह अनुचित है। पराजित के प्रति विजेता के कर्तव्य होते हैं। बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। यह कितना प्राचीन परंतु कितना नवीन है, उनके उपदेश कितने व्यापक तथा कितने गंभीर हैं। कार्ल मार्क्स का मौलिक सिद्धांत। आगे अब हम कार्ल मार्क्स द्वारा मौलिक रूप से प्रस्तुत मूल सिद्धांत का अनुसंधान करते हैं। इसमें जरा भी शक नहीं है कि मार्क्स आधुनिक समाजवाद या साम्यवाद का जनक है, लेकिन उसकी रुचि केवल समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित व प्रस्तुत करने मात्र में नहीं है। यह कार्य तो उससे बहुत पहले ही अन्य लोगों द्वारा कर दिया गया था। मार्क्स की ज्यादा रुचि इस बात को साबित करने में थी कि उसका समाजवाद वैज्ञानिक है। मार्क्स का जिहाद जितना पूंजीपतियों के विरुद्ध था उतना ही उन लोगों के विरुद्ध भी था जिन्हें वह स्वप्नदर्शी या अव्यवहारिक समाजवादी कहता था। वह उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता था। इस बात पर इसलिए सोच विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि मार्क्स अपने समाजवादी के वैज्ञानिक स्वरूप को सबसे ज्यादा महत्व देता था। मार्क्स ने अपने जिन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया उनका उद्देश्य सिर्फ उसके इस दावे व विचारधारा का स्थापित करना था। उसका समाजवाद वैज्ञानिक प्रकार का था, स्वप्नदर्शी व अव्यवहारिक नहीं। कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद से यह अभिप्राय था कि उसका समाजवाद अपरिहार्य और अनिवार्य प्रकार का था। समाज उसकी तरह अग्रसर हो रहा है तथा उसकी गति को आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती। मार्क्स ने जिसके लिए मुख्य रूप से परिश्रम किया उसके इस दावे व विचारधारा को सिद्ध करना है। मार्क्स की अवधारणा नीचे दी गई थ्योरम पर आधारित है। दर्शन का उद्देश्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं। जो शक्तियां इतिहास की दिशा को निश्चित करती हैं वे मुख्यतः आर्थिक होती हैं। समाज दो वर्गों में विभक्त है, मालिक तथा मजदूर। इन दोनों वर्ग के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषण किया जाता है। मालिक उस अतिरिक्त मूल्य का दुरुपयोग करते हैं जो उन्हें अपने मजदूरों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिलता है। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके शोषण को समाप्त किया जा सकता है। इस शोषण के फलस्वरूप श्रमिक अधिकाधिक निर्बल व दरिद्र बनाए जा रहे हैं। श्रमिकों को इस बढ़ती हुई दरिद्रता व निर्बलता के कारण श्रमिकों की क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो रही है और परस्पर विरोध वर्ग संघर्ष के रूप में बदल रहा है। चूंकि श्रमिकों की संख्या स्वामियों की संख्या से अधिक है, अतः श्रमिकों द्वारा राज्य को हथियाने तथा अपना शासन स्थापित करना स्वाभाविक है। इसे उसने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के नाम से घोषित किया है। इन तत्वों का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजवाद अपरिहार्य है। मुझे आशा है मैंने उन विचारों का सही उल्लेख किया जो मार्क्सवाद समाजवाद के मूल का आधार है। मार्क्सवाद सिद्धांत का अस्तित्व।
बुद्ध और मार्क्स की विचारधाराओं की आपस में तुलना करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के मौलिक संग्रह में से कितना अस्तित्व बचा हुआ है, कितनी बातों को इतिहास द्वारा असत्य साबित कर दिया गया है और इसके विरोधियों द्वारा व्यर्थ कर दिया है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जिस समय मार्क्सवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, उसी समय इसकी काफी आलोचना होती रही। इस आलोचना की वजह से मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारधारा का काफी बड़ा ढांचा ढह गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्क्स का यह दावा उसका समाजवाद अपरिहार्य है पूर्णतः असत्य सिद्ध हो चुका है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वप्रथम 1917 में उसकी पुस्तक दास कैपिटल समाजवाद का सिद्धांत के प्रकाशित होने के लगभग 70 वर्ष के बाद सिर्फ एक देश में स्थापित हुई थी। यहाँ तक कि साम्यवाद, जो कि स्वहारा वर्ग की तानाशाही का दूसरा नाम है, रूस में आया तो यह किसी प्रकार के मानवीय प्रयास के बिना किसी अपरिहार्य वस्तु के रूप में नहीं आया था। वहां एक क्रांति हुई थी। इसके रूस में आने से पहले भारी रक्तपात हुआ था तथा अत्यधिक हिंसा के साथ वहां स्वदेशी योजना करनी पड़ी थी। बाकी बचे हुए विश्व में अब भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के आने की राह देखी जा रही है। मार्क्सवाद को ऐसा मानना है कि समाजवाद अपरिहार्य है और उसके इस सिद्धांत के गलत हो जाने के अलावा सूचियों में दिए गए बहुत से विचार भी तर्क का अनुभव दोनों के द्वारा नष्ट हो गए हैं। व्यक्ति भी अब इतिहास की आर्थिक व्याख्या को ही इतिहास की केवल एकमात्र परिभाषा स्वीकार नहीं करता। यह बात कोई नहीं मानता कि सर्वहारा वर्ग का उत्तरोत्तर कंगाल बनाया गया है और यही बात उसके दूसरे तर्क के संबंध में भी सही है। मार्क्स के मत में जो बात बची रह जाती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस रूप में मेरा विचार है ये 4 बातें। पहला, दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना, विश्व की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण देने या समझाने में अपने समय को नष्ट करना नहीं। दूसरा, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ व हित का टकराव व उनमें संघर्ष का होना। तीसरा, संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व में से वर्ग को शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे वर्ग का शोषण के द्वारा दुख पहुंचाया जाता है। चौथा, समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निराकार किया जाए। यह भाग यही समाप्त होता है।